हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स पे है एंड इट इज़ अ क्विक रिवीजन लेक्चर। तो क्विक रिवीजन लेक्चर में पहले भी आपको मैं बताया हुआ है कि इस लेक्चर का जो मेन एम है दैट इज़ कि आपका टॉपिक बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए। जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स या जो गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं इस चैप्टर में, वो आप जल्दी से रिवाइज करके उनको अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, ग्राफ हम सारे इसमें रिवाइज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। कि केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, कि आप डे टू डे लाइफ में क्या केमिकल काइनेटिक्स का कोई रोल है, या अगर आप एडवांस स्टडीज़ के लिए बाद में किसी भी साइंस की फील्ड में जाते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स आपको कहाँ कहाँ यूज़ होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स को अगर एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक का मतलब है वो कंडीशन जहाँ पर एयर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, जिस तरह से आप बोलते हैं कि जो प्लांट्स लगाए होते हैं, गैस प्लांट्स गांव में लगे होते हैं, ठीक है, जिसे गोबर गैस प्लांट जनरली बोला जाता है, तो वहाँ पर एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, क्योंकि वो जब आप उस गड्ढे में वो सारा का सारा मटेरियल डाल के उसको ऊपर से कवर कर देते हो तो वहाँ पर एयर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। दैट इज़ कॉल्ड एनेरोबिक कंडीशंस। तो एनेरोबिक कंडीशन में जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं मीथेन गैस में। तो इससे जो मीथेन जनरेट होगी वो एटमॉस्फेयर में जाएगी। उस एटमॉस्फेयर में गई हुई मीथेन को फर्दर ब्रेक डाउन करता है OH रेडिकल। तो रेडिकल रिएक्शन के थ्रू वो ब्रेक डाउन होती है। तो साइंटिस्ट का या एनवायरमेंटलिस्ट का स्टडी या फोकस इस बात पे रहता है कि मीथेन किस स्पीड से हमारे ट्रोपोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है और किस स्पीड से वो इस रेडिकल रिएक्शन के थ्रू वापस निकल रही है। ठीक है, तो किस स्पीड से ये जनरेट हो रही है और किस स्पीड से ये डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इसको अगर हम स्टडी किया जाए, अच्छे से स्टडी करेंगे, तो इसका इफेक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर पे और टेम्परेचर्स, क्लाइमेट कंडीशंस पे क्या पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको स्टडी करने के लिए आपकी केमिकल काइनेटिक्स चाहिए। सेकेंडली, जितनी आप मेडिसिन लेते हैं उन मेडिसिन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है वो आपकी बॉडी में किस ऑर्गन में जाके कितनी जल्दी काम करता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या, उसका स्पीड ऑफ एक्शन क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक इफ़ेक्टिव ड्रग, कोई एमरजेंसी में कोई पेशेंट है और उसको बहुत इमीडिएटली एक ड्रग इफेक्टिव होना चाहिए, कि अभी आपको ड्रग दिया गया और विद इन 5 to 10 मिनट्स उसका इफेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, तो अगर उसका इफेक्ट 1 घंटे के बाद स्टार्ट होता है और आदमी मर सकता है उसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ड्रग का जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक्ट करने का वो कितना फास्ट है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको काइनेटिक स्टडीज़ को यूज़ करती हैं टू मैक्सिमाइज द फॉर्मेशन ऑफ अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैक्सिमम कैसे बनाया जाए और उसके जो साइड रिएक्शंस हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जाए। थर्ड इज, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप या स्लो डाउन करने के लिए हम पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये कैटलिस्ट किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप देखें, जैसे कि अमोनिया की फॉर्मेशन आपको करनी है इंडस्ट्रियल स्केल पे, या H2SO4 का उसको आपको बनाना है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो आपको वो कंडीशंस का पता होना चाहिए कि कौन सा कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है, किससे वो रिएक्शन जल्दी होगा। तो कैटालिटिक एनालिसिस के लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स आनी चाहिए। देन टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ ईटेबल्स, जब आप बाज़ार में जाके जूस खरीदते हैं तो डिफरेंट जूस के ब्रांड्स पे लिखा होता है कि इसको आप एक बार ओपन कर दिया आपने बॉटल तो इतने दिनों में आपको कंज्यूम करना है। ठीक है, तो उसके लिए उसमें हम क्या डालते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे, वो रिएक्शन जो आपके फूड को स्पॉइल करते हैं। देखिए, कभी कोई फ्रूट गल जाता है, सड़ जाता है, तो उसमें कुछ रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से वो हो रहा है। अगर आप उन रिएक्शंस को स्लो डाउन करेंगे तो उस फ्रूट को सड़ने में ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, और यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर आप ईटेबल्स फूड इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्रिजर्वेटिव आपकी शेल्फ लाइफ को, फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और वो टॉक्सिक भी नहीं है। और फिर हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम्स होते हैं वो किन कंडीशन में सबसे अच्छा काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप घर में देखा है आपने दही जमाते हैं तो उसमें भी कुछ
पर्टिकुलर बैक्टीरिया या एंजाइम काम कर रहे हैं, वो किस टेम्परेचर पे या किन कंडीशन में जल्दी काम करते हैं, किन कंडीशन में स्लो काम करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे फंक्शंस हैं जो एंजाइम पे डिपेंड करते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी अगर आप फर्दर आगे साइंस ऑप्ट करते हैं तो बहुत सारी फील्ड्स में आपको काइनेटिक्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट इसको एज अ सब्जेक्ट कि आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं, उसको इस तरह से मत सोचिए, आपको इसमें अच्छा परफॉर्म करना है, उस तरीके से आपको समझिए। ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हमारा पर्पज़ क्या है। केमिकल काइनेटिक्स में हम 3 तरह के रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आयनिक रिएक्शन या स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का जो रिएक्शन हो रहा है, तो बहुत जो फास्ट रिएक्शन होते हैं जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करने में हम नॉर्मली इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न्ड, हमारा टारगेट बहुत फास्ट रिएक्शन को स्टडी करने का भी नहीं है और बहुत स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, सेकंड आप एग्जांपल ले लें, जैसे H2 + ½ O2 गिव्स यू H2O। तो इस रूम में जहाँ आप बैठे हैं अभी, हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, बट स्टिल पानी तो नहीं बन रहा। ठीक है, किसी के भी सिर पे पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं। तो H2 + O2 गिव्स यू H2O, ये एक रिएक्शन है, ये पॉसिबल भी है और होता भी है, बट इसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो बहुत स्लो रिएक्शन है। तो आयरन की रस्टिंग जो है, जंग लगना, वो बहुत स्लो रिएक्शन है। तो इस चैप्टर में हमारा जो फोकस है दैट इज़ टू स्टडी दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड विद अ मॉडरेट स्पीड, जो एक मॉडरेट स्पीड के साथ चलते हैं, ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है। तो जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज अ स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम में वो चेंज हुई है। अब रेट को 2 वे में हम डिफाइन करते हैं, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो ये हमारा T1 और यहाँ ले लेते हैं इसको हम T2। देखिए, तो T1 पे जो कंसंट्रेशन थी दैट वाज x1 और T2 पे जो कंसंट्रेशन दैट इज x2। अब आपको कहा जाए कि इस पॉइंट से लेके, इसको A मान लेते हैं, A से लेके B में जाने में रेट कैसा, देखिए रेट लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्लोप लगातार चेंज हो रही है तो रेट भी चेंज हो रहा है। तो एवरेज रेट क्या होगा, तो एवरेज रेट के लिए आप क्या करते हैं, इन 2 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है दैट इज द एवरेज रेट। तो देखिए एवरेज रेट कैसे आ जाएगी, y डिवाइड बाय x। तो y पे कितना है ये x2 - x1 और x एक्सिस में कितना है T2 - T1। तो एवरेज रेट निकालने के लिए हम एक इंटरवल में टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल लेते हैं। बट इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है। उसके लिए कि आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपको B पॉइंट पे निकालना है तो B पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस टेंजेंट की जो स्लोप है ये आपको देगी इंस्टेंटेनियस रेट dx/dt एट B पॉइंट। A पे आपको कैलकुलेट करना है तो आप A पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसकी जो स्लोप होगी ये क्या देगी आपको, इंस्टेंटेनियस रेट एट A। तो दोनों पॉइंट पे जो स्लोप है वो डिफरेंट है। तो इंस्टेंटेनियस रेट हर पॉइंट पे यहाँ पर चेंज हो रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट इज dx/dt और एवरेज रेट इज ΔX/ΔT। अब नेक्स्ट इज कि मेजरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर करना है आपको, कि रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है। तो उसके लिए फर्स्ट चीज़ आप कंसंट्रेशन चेंज को देख सकते हैं कि आपने 100 से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो 100 से उसको 80 जाने में इतना टाइम लगा। ठीक है, तो कितना चेंज आया, 20 का कितने टाइम में आया, मान लीजिए 5 मिनट में आया तो 20 डिवाइड बाय 5 वो स्पीड आ जाएगी। तो किस स्पीड से कंसंट्रेशन कम हो रही है उससे रेट पता लग जाएगा। सेकेंडली कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी रिएक्शन में A + B गिव्स यू C। A जो है ये इसका कलर है, मान लीजिए ये येलो कलर का रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट जो है वो आपका कलरलेस है। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा A कम होता जाएगा। A जब कम होगा तो येलो कलर की इंटेंसिटी भी कम होगी।
ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का तो कोई कलर नहीं है। तो येलो कलर की इंटेंसिटी किस स्पीड से कम हो रही है उसको भी हम कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। तो कलर चेंज को हम मेज़र कर सकते हैं, किस स्पीड से कलर की इंटेंसिटी चेंज हो रही है। टाइट्रेशन एक मेथड इसमें यूज़ होता है, ठीक है, कि कोई भी पर्टिकुलर अगर आप रिएक्शन लिखें H2O2 की डिकम्पोजिशन है तो H2O2 को KMnO4 के साथ टाइट्रेट करके चेक किया जाता है कि अभी कितना बचा, ठीक है। जैसे अगर आपने 100 अमाउंट ऑफ H2O2 से स्टार्ट किया तो 100 अमाउंट को टाइट्रेट करने के लिए कुछ अमाउंट KMnO4 चाहिए था। आधे घंटे के बाद आपने देखा कि H2O2 का कुछ पार्ट डिकम्पोज कर गया। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको टाइट्रेट करने के लिए कितना KMnO4 चाहिए तो वो कम होगा। तो उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि H2O2 किस स्पीड से डिकम्पोज कर रहा है। कंडक्टिविटी चेंज, अगर आपके आयंस इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन में तो डिफरेंट आयंस की कंडक्टिविटी डिफरेंट होती हैं। तो कंडक्टिविटी को मेज़र करके उसमें क्या चेंज आ रहा है उससे आप रिएक्शन रेट बता सकते हैं। प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट किस स्पीड से चेंज हो रही है, ठीक है, उसकी रोटेशन कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी से वो लीवो में जा रहा है या लीवो से डेक्स्ट्रो में जा रहा है, तो उसको भी स्टडी करके आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एक रिएक्शन देखें, A कन्वर्ट हो रहा है 2B में, ठीक है, तो A के T इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में हमने N मोल्स लिए, B 0 था। आफ्टर सम टाइम T N में से X मोल चले गए तो कितने बनेंगे B में 2X मोल बनेंगे। तो देखिए B के बनने की स्पीड जितने टाइम में A के X मोल कम हो रहे हैं उतने ही टाइम में B के 2X मोल बन रहे हैं। मतलब B के जो बनने की स्पीड है वो A के कम होने की स्पीड से डबल है। तो हम बोलते हैं dV/dt दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। अब माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि A की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कम हो रही है। अगर A आपने 10 से स्टार्ट किया और थोड़ी देर बाद वो 5 पे चला गया तो 5 - 10 आप करेंगे तो वो -5 आएगा, ठीक है। और स्पीड हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। इसीलिए जब भी रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है उनके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं हम। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स क्योंकि कम हो रहे हैं तो उनका ये जो DA है ये टर्म नेगेटिव आएगी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से अगर आप देखें तो dV/dt इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, dA/dt इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है -dA/dt कि किस स्पीड से A कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से -dA/dt कितना हो जाएगा, 2 को अगर आप लेफ्ट में ले आएँ तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो dA/dt को आप 1/2 dV/dt भी तो लिख सकते हैं। तो मतलब रेट को चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से मेज़र करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से मेज़र करें, दोनों में ये पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो A से 2B ये जा रहा है। तो देखिए यहाँ से A हमारे पास स्टार्ट किया तो ये 1 2 3 4 ये कंसंट्रेशन है और यहाँ पर ये टाइम है। तो A में कितना ड्रॉप आया X अमाउंट, तो मान लीजिए 4 से घटता हुआ A आ गया 2 पे, ठीक है। कितने टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये 2 पे पहुंच चुका है। तो जितने टाइम में ये 4 से 2 पे आया मतलब x उसमें कम हुआ, B में कितना बनना चाहिए 2x, मतलब B 0 से 4 बनना चाहिए। जब ये 4 से 2 आ रहा है तो 2 का ड्रॉप आ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन में 2 का ड्रॉप है, तो B की कंसंट्रेशन में 4 का गेन आना चाहिए। तो उतने ही टाइम में B जो होगा वो कहाँ पहुँचेगा 4 पे। तो ये देख लीजिए दोनों की स्लोप्स डिफरेंट है। जो B है उसकी स्लोप थोड़ी ज़्यादा है, वो थोड़ा ज़्यादा स्टीप है, A थोड़ा कम स्टीप है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा उनकी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के ऊपर। तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन A प्लस B गिव्स यू CC प्लस DD, इसमें हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/A dA/dt इज इक्वल टू -1/B dV/dt। तो रिएक्टेंट्स में नेगेटिव साइन लगता है क्योंकि रेट पॉजिटिव होता है और प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन। तो रेट ऑफ रिएक्शन फ्रेज हैज़ नो मीनिंग इफ़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन इजंट गिवन। मतलब आपको कहा गया है कि अमोनिया
के बनने का रेट ऑफ रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, या उसके रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आपको दी गई है, बट उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि अमोनिया के जो बनने का रिएक्शन है वो N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3 है या हाफ N2 प्लस 3/2H2 गिव्स यू NH3 है। जब तक आप रिएक्शन लिखेंगे नहीं, देखिए रिएक्शन दोनों ठीक हैं पर दोनों में स्टोक्योमेट्री का डिफरेंस है। पहली रिएक्शन में 1 मोल N2 3 मोल H2 से कंबाइन करके 2 मोल अमोनिया दे रही है, दूसरे में हाफ मोल N2 1.5 मोल H2 से कंबाइन करके 1 मोल अमोनिया दे रहे हैं। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन कभी आप लिखें तो आपको इक्वेशन दी होनी चाहिए इन दोनों के अकॉर्डिंग, इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। अगर आप के को कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान रहे, जब भी आप डिफाइन करते हैं तो आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, स्टोक्योमेट्रीज डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट थिंग कंसंट्रेशन। अगर आप रिएक्टेंट ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, आपके पास 50 ग्राम रिएक्टेंट था, आपने 100 ग्राम कर दिया, उससे क्या होगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट के बनने की स्पीड भी ज़्यादा होगी। कि 100 कोलिजन अगर आपको 10 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दे रहे हैं तो 200 कोलिजन आपको 20 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल देंगे, ठीक है। तो उतने ही टाइम में अगर हम नंबर ऑफ कोलिजन को बढ़ा सकें तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो मोर कंसंट्रेशन लीड्स टू मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स विच लीड्स टू मोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम। सेकेंड इज फिजिकल स्टेट। देखिए सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ मैं कि अगर आप एक नमक का क्रिस्टल, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल उसको पानी में डालें और दूसरी तरफ नमक का पाउडर NaCl पाउडर्ड फॉर्म में उसको पानी में डालें, कौन जल्दी डिजॉल्व होगा? ऑब्वियसली पाउडर होगा। क्यों? क्योंकि उसका फिजिकल स्टेट कैसा, पाउडर्ड फॉर्म है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप कंबशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास जो फ्यूल है वो लिक्विड स्टेट में है तो जल्दी जलता है या गैसेस स्टेट में हो तब जल्दी जलता है? गैसेस स्टेट में, क्योंकि गैसेस स्टेट में उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा विगरस फायर देगा आपको। लकड़ी को अगर आपको जलाना है तो आप एक बड़ा सा लॉग, उसका लट्ठा लेके उसको जलाते हो या उसके छोटे छोटे पीसीज करके, ठीक है। जब भी आप कैंप फायर करते हैं तो कैंप फायर के लिए आप लकड़ी के बड़े बड़े पीस नहीं लेके आते, आप क्या करते हैं, घास इकट्ठी करते हैं। क्यों? उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें रिएक्शन जल्दी होने के चांसेस हैं, फायर वो जल्दी पकड़ेगा। तो फिजिकल स्टेट मैटर करती है कि आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, पाउडर्ड फॉर्म में है या सॉलिड है। थर्ड इज टेम्परेचर। देखिए रिएक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्ट के बनने की स्पीड भी बढ़ेगी। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होगा तो आपको एक अल्टरनेट पाथ मिलेगा विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। और नहीं डालेंगे आप कैटलिस्ट तो रिएक्शन थोड़ा देर से होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए अगर आपको एग्जांपल दूं मैं कि CO प्लस O2 गिव्स यू CO2 और NO प्लस O2 गिव्स यू NO2, दोनों रिएक्शन देखने में बहुत सिमिलर लग रहे हैं, दोनों में मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इनमें से एक रिएक्शन फास्ट और दूसरा रिएक्शन बहुत स्लो है तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉन्ड्स को ब्रेक करने या नया बॉन्ड बनाने की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बॉन्ड्स को ब्रेक करने और नए बॉन्ड्स बनाने की एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो बोथ केसेस इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, दैट इज वाई द रिएक्शन स्पीड विल ऑल्सो बी डिफरेंट। नेक्स्ट इज द रेडिएशन। सो रेडिएशन विल ऑल्सो अफेक्ट द रेट। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होता है, तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। तो रेडिएशन कैन ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। pH ऑफ मीडियम, कुछ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होते हैं, कुछ बेसिक में होते हैं, कुछ न्यूट्रल में होते हैं। देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, कि कुछ रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट्स में फास्ट होंगे, कुछ एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में। तो किस तरह का सॉल्वेंट है वो भी रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट कर सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट दीज आर द मेन फैक्टर्स जिनको आप
मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए लोमा, इट वॉज गिवन बाय द गुल्डबर्ग एंड वॉग। अब इसने कहा कि कोई भी रिएक्शन अगर आपका है ए प्लस बी जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब रेट ए और बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो कर रहा है, बट उनकी पावर्स में क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और जो के है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो ए है, ए क्या है? इट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। बी क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। और ए और बी को ऐड कर दें तो वो क्या आता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन, बट ये गलत प्रूव हुआ आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। तो जो नया लॉ आया उसने कहा कि ठीक है, जो आपका रेट है वो ए और बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बट जो रेज टू ये पावर्स हैं एक्स और वाई, ठीक है, जिनको आप ए और बी लिख रहे थे, ये जो ऑर्डर्स हैं ए और बी के रिस्पेक्ट में, ये स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। मतलब अगर आप 2a प्लस बी ये रिएक्शन आपका प्रोडक्ट बनाता है, तो इसका जो रेट है वो के, तो वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बी पे भी डिपेंड करेगा, पर रेज टू पावर ए की पावर 2 हो ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसकी पावर x होगी, इसकी पावर y होगी, और ये x और y आपको तभी पता चलेंगे जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो x एंड y बोथ आर एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यूज़। इनको आप जस्ट एक बैलेंस्ड इक्वेशन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सेकेंडली, ये दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। थर्ड इज द ऑर्डर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंटीजर और फ्रैक्शन। कि जो x और y हैं ये पॉजिटिव वैल्यू हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यू हो सकती हैं, ज़ीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। एंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वो होता है जो एक सिंगल स्टेप में हो। अब आप बोलेंगे कि सारे रिएक्शन सिंगल स्टेप में तो हम लिखते हैं, बट देखिए अगर आपको मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ कि H2 + Cl2 गिव्स यू 2HCl, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, ये हो सकता है कि 4-5 स्टेप्स इसको लगे होने में, इसका अगर हम डिटेल्ड मैकेनिज्म देखें, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं उनको कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। उनमें जो ऑर्डर है वो मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होता है, मतलब उनमें आप बोल सकते हो कि जो स्टोइकियोमेट्री होगी वही एक्स और वाई के बराबर होंगे। किसमें? सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में। बट किसी रिएक्शन को देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये एलिमेंट्री है या नहीं है। ओके, सो दैट वाज द रेट लॉ। यूनिट्स ऑफ के आप फाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 - n इंटू टाइम रेज टू पावर -1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका के यूनिट्स क्या होंगे? मोल पर लीटर पर टाइम। तो टाइम को अगर सेकंड में ले तो मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके यूनिट्स क्या होंगे? देखिए 1 - 1 0, सिर्फ पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो लीटर पर मोल पर सेकंड। मतलब कभी कभी हमें क्वेश्चन में क्या होता है, के की वैल्यू दी होती है कि सपोज के दिया गया आपको 2.35 × 10⁻³ पर सेकंड, और ये नहीं बताया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। तो इसके यूनिट्स पर सेकंड को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखिए, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रिएक्शन को देख के आप उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। H2 + Br2 गिव्स यू 2HBr, देखने में बहुत सिंपल रिएक्शन लगता है, पर जब एक्सपेरिमेंटली इसका रेट लॉ डिफाइन किया गया तो रेट इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ H2 × Br2 रेज़्ड टू पावर ½ अपॉन 1 + K2 × HBr डिवाइड बाय Br2। मतलब दो रेट कॉन्स्टेंट्स हैं, K1 एंड K2, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा, क्या होगा ये डिफाइन करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, देखने में सिंपल लगता है, ठीक है। और इसी की जगह अगर मैं एग्जांपल दूं H2 + I2 गिव्स यू 2HI, तो इसका रेट सिंपल है, H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और I2 के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो रिएक्शन को देख के आप बता नहीं सकते। देखिए 2O3 गिव्स यू 3O2,
अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, सिर्फ O3, ठीक है, बट रेट इक्वेशन में O3 भी है और O2 भी है, प्रोडक्ट भी रेट को डिफाइन कर रहा है। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे HBr भी है जो कि प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर CH3 CHO कन्वर्ट हो रहा है CH4 प्लस CO में, और रेट है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ CH3 CHO रेज टू पावर 3/2, जबकि यहाँ पर कॉफिशिएंट तो 1 है। तो रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका रेट एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। और सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन मे डिपेंड ऑन स्पीशीज अदर देन रिएक्टेंट्स, कि जो रेट की इक्वेशन है ज़रूरी नहीं इसमें रिएक्टेंट्स ही आएंगे, इसमें प्रोडक्ट भी आ सकता है, इसमें कोई कैटलिस्ट भी आ सकता है जो कि ओवरऑल रिएक्शन में भी कहीं नहीं था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड इज के जो रेट कांस्टेंट है के, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। और कैसे डिपेंड करता है ये हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में। सेकेंडली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है, के बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। और देखिए नेक्स्ट इज द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। मैंने 3 ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो 3 तरीके से सेम पॉइंट से कंसंट्रेशन स्टार्ट हुई। T3 में बहुत फास्ट ये कंसंट्रेशन कम हो रही है, T2 में थोड़ा स्लो, T1 में और स्लो। तो इसका मतलब हुआ जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रिएक्शन फास्ट होगा। तो T3 बड़ा होना चाहिए T2 से, जो बड़ा होना चाहिए T1 से। और सिमिलरली अगर यहाँ पर आप K3 लिखते हैं और यहाँ पर K2 लिखते हैं और यहाँ K1 लिखते हैं, तो वैसे रेट कांस्टेंट K3 बड़ा होगा K2 से और बड़ा होगा K1 से, क्योंकि रिएक्शन जितना फास्ट होगा उसकी स्लोप उतनी ही स्टीप होगी। नेक्स्ट नाउ विल स्टार्ट विद द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर एग्जांपल रिवर्स हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस क्या होता है, जिसमें अमोनिया बनती है, उसका हम रिवर्स कर देंगे तो 2 अमोनिया गिव्स यू N2 + 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम के सरफेस पे ये रिएक्शन कैटलाइज होता है, तो ये एक जीरो ऑर्डर है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जिनको बिना सनलाइट के हम नहीं करा सकते, वो सारे जीरो ऑर्डर होते हैं। मतलब आप जितना मर्जी H2 ले लो, जितना मर्जी Cl2 ले लो, बट बिना सनलाइट के रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो H2 के रिस्पेक्ट में भी जीरो ऑर्डर है, Cl2 के रिस्पेक्ट में भी जीरो ऑर्डर है। तो इन रिएक्शंस के लिए अगर आप इक्वेशन लिखते हैं A गिव्स यू प्रोडक्ट, तो रेट आ जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 0, दैट इज सिर्फ K। तो रेट सिर्फ K के बराबर होता है। तो सॉल्व करने पे, इसको इंटीग्रेट फाइनली करने पे आपके पास जो इक्वेशन आती है दैट इज CT कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू C0 माइनस KT। किसके लिए, रिएक्टेंट्स के लिए, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू C0 जो कि है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस KT। T हाफ मतलब रिएक्शन को 50% जाने में कितना टाइम लगेगा, C0/2K। मतलब T हाफ आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो T हाफ भी डबल हो जाएगा। और 100% रिएक्शन कंप्लीट करना कितना टाइम लगता है, डबल। मतलब आधा कंप्लीट करने के लिए C0/2K, पूरा कंप्लीट करने के लिए C0/K, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में भी। अब अगर यहाँ पर तो था A गिव्स यू प्रोडक्ट, अब सपोज NA गिव्स यू प्रोडक्ट, मतलब 2A या 3A दिया हुआ है, तब भी जीरो ऑर्डर है, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू पावर 0, तो ये K ही रहेगा। बट क्योंकि यहाँ पर N आ गया है स्टोकियोमेट्री में, इसीलिए आपकी अब जो फॉर्मूला आएगा वो होगा CT इज इक्वल टू C0 माइनस NKT, और T हाफ हो जाएगा C0/2NK। ओके, तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट इज द ग्राफ X। X इज द कितना अमाउंट ड्रॉप हुआ है, ठीक है, कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन C0 थी, उससे कितना कम हुआ, X कम हुआ। तो ये जो ड्रॉप है ये टाइम के साथ कैसे डिपेंड करता है, लीनियरली। जैसे टाइम बढ़ता है ये लीनियरली जाता है। तो आपको याद रखना है ये जो KT है ये KT ही X है, तो X इज इक्वल टू KT। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन का ड्रॉप बढ़ता जाएगा, तो इसकी स्लोप K होगी। देखिए कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे जाती है, लीनियर जाती है बिल्कुल, ठीक है। नेगेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पे CT क्या है, Y इज इक्वल टू MX प्लस C के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये C आ जाएगा प्लस MX। तो कंसंट्रेशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है विद अ नेगेटिव स्लोप, तो स्लोप इज -K, और ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी और ये स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसका मतलब
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पर ये है कि सी नॉट से आपने स्टार्ट किया, सपोज़ ये 5 मिनट है और ये अगले 5 मिनट है, 5 मिनट में कितना ड्रॉप हुआ, एक्स अमाउंट, अगले 5 मिनट में भी एक्स ही ड्रॉप होगा, अगले 5 मिनट में भी एक्स ही ड्रॉप होगा, मतलब इक्वल अमाउंट ड्रॉप्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए पहले थर्ड ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम। रेट तो क्या है, रेट इज के तो फिक्स है, के टेम्परेचर के साथ ही वेरी करेगा, तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो रेट भी कांस्टेंट है, हैविंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इक्वल अमाउंट ड्रॉप्स इन इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब है आप 100 से स्टार्ट करो, सपोज टी टाइम में ये 80 हो गया, अगले टी टाइम में आप देखिए कितना ड्रॉप आया, यहाँ 20 का ड्रॉप आया, अगले टी टाइम में फिर से 20 का ड्रॉप आएगा, अगले टी टाइम में फिर से 20, फिर से 20 और 0। मतलब अगर आप 100 से स्टार्ट करते हो और एक टी हाफ में ये 50 होता है, तो ड्रॉप कितना आया, 50 का ड्रॉप है, अगले टी हाफ में फिर से 50 का ड्रॉप हो जाएगा 0, मतलब पूरा रिएक्शन 2 टी हाफ में ख़त्म हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि बराबर अमाउंट ड्रॉप करता है बराबर टाइम में। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर like 2N2O5 decomposes to give 4 NO2 gases plus O2 gases. NO2 plus CO gives you NO plus CO2. All kind of radioactive disintegrations, decomposition of Cl2O7 to form Cl2 plus O2 and decomposition of H2O2. So these are the examples of first order reactions. अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का, ए गिव्स यू प्रोडक्ट्स, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। ओके तो ये फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को दिखाता है कि ई रेज टू पावर माइनस के टी है, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन का ड्रॉप एक्सपोनेंशियल है। और आप इसको लिखते हैं नेचुरल लॉग सी नॉट बाय सी टी इज इक्वल टू के टी। अनदर वे टू पुट इट दिस इनटू अ फॉर्म इज के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाय सी टी। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है टी हाफ, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशंस। सेकेंडली 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, डबल ऑफ टी हाफ, कि 50% कंप्लीट होने में लगेगा 0.693 डिवाइड बाय के, और 75% कंप्लीट होने में लगेगा ट्वाइस ऑफ टी हाफ, और 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, जस्ट एक्सपोनेंशियली इसका डिक्रीज चलता रहेगा। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि ज़ीरो ऑर्डर में इक्वल अमाउंट ड्रॉप हुआ था इक्वल टाइम में, यहाँ पर इक्वल परसेंटेज ड्रॉप होता है इक्वल टाइम में। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 से स्टार्ट करते हैं तो एक टी हाफ में कितना चला जाएगा, 50। अमाउंट कितना ड्रॉप हुआ, 50 का अमाउंट ड्रॉप हुआ है, पर परसेंटेज कितनी ड्रॉप हुई, 50%। मतलब जो आपने इनिशियली लिया था उसका 50% कम हो गया। अब जो आपने 50 बचा है अगले टी हाफ में, मतलब अगर ये पहला इंटरवल 5 मिनट का था तो अगले 5 मिनट में इस 50 का 50% चला जाएगा। तो 50 का 50% का मतलब ये हो जाएगा 25। अगर ये ज़ीरो ऑर्डर होता तो यहाँ होता 0, ठीक है। 25 का भी अगले एक टी हाफ में 50% चला जाएगा, तो ये बचेगा 12.5। अगले एक टी हाफ में उसका बचेगा 6.25, देन 3.125। तो इस तरह से ये चीज़ चलती रहेगी और इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए।
तो आप देख सकते हैं कि एक टी हाफ के बाद कंसंट्रेशन कितनी होती है, C0/2। अगले में देखिए, तो अगर C0 थी तो एक टी हाफ के बाद कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, C0/2। अगले टी हाफ के बाद इसका भी फर्दर हाफ, दैट इज C0/2 इंटू 1/2, तो C0/2 का स्क्वायर। अगले टी हाफ के बाद इसका फिर से हाफ, तो C0/2 का क्यूब। तो 3 टी हाफ के बाद कितना बचा, C0/2⁻3। तो n हाफ लाइव्स के बाद जो आपकी कंसंट्रेशन बचेगी दैट विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन C0 डिवाइडेड बाय 2⁻n। नेक्स्ट इज द ग्राफ्स। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम देखें तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला CT इज इक्वल टू C0 e⁻ KT। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो दिस इज द ड्रॉप इन कंसंट्रेशन। सेकेंड इज एक्स इज द ड्रॉप, कि अगर आप ए गिव्स यू प्रोडक्ट देखते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन C0 है और ड्रॉप जो आ रहा है C0-x। ये जो ड्रॉप है x धीरे धीरे बढ़ेगा। अब क्योंकि कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है तो जो ड्रॉप है कंसंट्रेशन का वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। ओके। थर्ड इज लॉग CT वर्सेस टाइम। अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, लॉग CT वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, और स्लोप होगी -k/2.303। और यहाँ पर जो पोजीशन है, ठीक है, दैट विल बी लॉग C0। ओके, तो दिस इक्वेशन, ये आप मेन इक्वेशन जो नेचुरल लॉग C0/CT इज इक्वल टू KT था, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303 log 10 C0/CT इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो वहाँ से इसको कन्वर्ट करके आप इस फॉर्म में ला सकते हैं। अब जनरली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो कम नहीं होती, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उनकी जो ग्रोथ है जनरली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर रेट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो जहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो रही थी वो था नेचुरल लॉग C0/CT, ये है नेचुरल लॉग CT/C0 इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये गलत नहीं लिखा है, उल्टा नहीं लिखा है, बल्कि फॉर्मूला इज CT/C0। और K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग CT/C0, जबकि पिछले वाले फॉर्मूला में आपने क्या पढ़ा था, C0/CT। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ में ये फॉर्मूला जस्ट C0 और CT क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कर जाएगा, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन में टी हाफ हम लेते थे 0.693/K कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में अगर आप A से स्टार्ट किया है आपने कंसंट्रेशन, तो उतने टी, उसको हाफ नहीं बोलेंगे, इसको T200 बोलेंगे, उसमें वो डबल हो जाएगा। मतलब 0.693/K टाइम में वो डबल हो जाता है। तो अगर उसको हम पहले 5 मिनट में ये A से 2A होता है, तो अगले 5 मिनट में क्या हो जाएगा, ये 4A, इसका भी डबल, मतलब परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए A से 2A जाने में 100% का इंक्रीज़ हुआ है, तो 2A से 4A में भी फिर से 100% का इंक्रीज़ होगा परसेंटेज का, मतलब 2A में फिर से 2A ऐड होगा, 4A के बाद ये 8A हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल परसेंटेज इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे फॉर्मूलाज या प्रॉब्लम्स आपको जनरली नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है IIT का या PMT का सिलेबस, वो बेसिकली जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही कवर करता है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फिर भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एसीटोन प्लस I2 गिव्स यू CH3COCH2I प्लस H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड इज H2 प्लस I2 गिव्स यू 2HI। तो अब अगर आप रिएक्शन लिखते हैं कि A गिव्स यू प्रोडक्ट्स, तो इक्वेशन फाइनली जो फॉर्मूला आपके पास सॉल्व करके आएगा दैट विल बी 1/CT इज इक्वल टू 1/C0 प्लस KT एंड T हाफ विल बी इक्वल टू 1/K इंटू C0।
ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/Ct को अगर आप y मान लेते हैं तो ये c प्लस एम एक्स, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और इसके अकॉर्डिंग आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. बट a गिव्स यू प्रोडक्ट की जगह अगर आप 2a गिव्स यू प्रोडक्ट अगर आपका रिएक्शन है तो यहाँ पर kt की जगह 2kt आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 की जगह n है तो यहाँ पर nkt आ जाएगा, और t हाफ में भी इसका चेंज मिलेगा आपको 1/2k c0. अब दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि t हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, अब इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है. देखिए, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट था, सेकंड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हम बोलते हैं कि टी हाफ कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 - n के प्रोपोर्शनल होता है. तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c0. फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c0 raised to power 0, that is independent of c0. सेकेंड ऑर्डर के लिए t हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू c0. थर्ड ऑर्डर के लिए t हाफ हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू c0 का स्क्वायर. ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि t हाफ ऑर्डर के साथ कैसे वेरी करता है. अब लास्ट इज द nth ऑर्डर रिएक्शन. देखिए, nth ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि रेट इज इक्वल टू k इंटू ए रेज टू पावर n. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? n. तो उसके लिए जब आप इक्वेशन को इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक इक्वेशन आएगी, और t हाफ का जो फॉर्मूला है nth ऑर्डर के लिए दैट इज दिस वन. बट ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है. अगर आप n को यहाँ 1 पुट करते हैं तो 2 रेज टू पावर 1 - 1 0, दैट इज 1. 1 - 1 इज 0. 0 बाई समथिंग इज ऑल्सो 0. तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है. बाकी किसी भी ऑर्डर के लिए आप टी हाफ का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, बट आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूले को याद रखना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का या सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ याद रखना रिलेटिवली ईजी है. ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही हम करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर जो आपका रिवीजन का जो नेक्स्ट पार्ट बचा है उसमें हम डिस्कस करेंगे द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन, जो के की टेम्परेचर डिपेंडेंस है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है, और इफेक्टिव कोलिजन करवाने के लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए. ओके, सो थैंक यू फॉर टाइम. हैव अ नाइस डे. Hello guys, so we are back with our second lecture on the quick revision of chemical kinetics. तो यहाँ पर आप फर्स्ट ये देख सकते हैं, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो रेट लॉ उनका क्या होता है, के क्या यूनिट्स हैं, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, एंड व्हाट आर द ग्राफ्स फॉर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. ओके, तो ये आप एक बार कंपेयर कर सकते हैं. आप अपना जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटेंट कवर किया था, ये 3 ऑर्डर के रिएक्शंस, तो उनको क्विकली इससे रिवाइज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देखिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो का मतलब होता है कि फेक. ओके, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहां पर आपको लगता है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होगा, बट कुछ कंडीशंस चेंज करने की वजह से रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है. ओके, तो हमने ऑलरेडी ये पहले भी पढ़ा है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट कैन बी अल्टर्ड, वो चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशंस. तो फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर को स्टडी करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का मतलब है कि एस्टर प्लस वाटर रिएक्ट करने वाले हैं. तो नॉर्मली ये एक सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए अगर एस्टर और वाटर दोनों लिमिटेड अमाउंट में लिए गए हैं. बट अगर आप 0.01 मोल एस्टर का लेते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10 मोल्स या 20 मोल्स वाटर के लेते हैं, ठीक है, तो एस्टर को कंप्लीट होने में कितने मोल्स कंज्यूम करने हैं? 0.01, क्योंकि आपने 0.01 मोल लिए हैं एस्टर के. तो जब वो 0.01 मोल खत्म हो जाएंगे, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. अब अगर आपने 10 मोल लिए हैं सपोज वाटर के, तो वाटर के 10 मोल्स में से 0.01 मोल कम होता है, तो दैट इज हार्डली एनी डिफरेंस. तो वाटर के अमाउंट में कोई खासा डिफरेंस नहीं आएगा. तो हम बोलते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है.
तो जब भी कोई एक कंपोनेंट एक्सेस में रखा जाता है तब उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक तालाब से जाके बाल्टी पानी की निकाल लाएं और उससे क्या तालाब के पानी के लेवल पे या अमाउंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो निग्लिजिबल फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर में अगर वाटर हम एक्सेस में लेते हैं तब क्या होता है? नॉर्मली आपकी रेट की इक्वेशन होगी रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। बट क्योंकि वाटर की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी इसलिए के मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट कंसेंट्रेशन इज अनदर कांस्टेंट के डैश। ठीक है, तो अब आपकी जो नई इक्वेशन आ गई दैट इज आर इज इक्वल टू के डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर और इसका ऑर्डर कितना है? 1। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। आपके पास केन शुगर है C12H22O11, ये वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज होगा टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स, वन इज ग्लूकोज एंड वन इज फ्रक्टोस। तो इसमें भी रेट सिर्फ डिपेंड करता है केन शुगर की कंसेंट्रेशन पे, ना कि वाटर पे, बिकॉज वाटर विल बी इन एक्सेस। तो कहीं भी आप कहीं पर भी अगर कोई भी रिएक्टेंट आपका एक्सेस में लिया गया है तो आप उसकी कंसेंट्रेशन को इग्नोर कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी 0। नेक्स्ट इज द केस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि N2O5 की डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कंसेंट्रेशन की जगह प्रेशर दिया गया हो, क्योंकि यहां पर इस रिएक्शन में तीनों टर्म्स N2O5, NO2 और O2 गैसेस हैं, तो गैसेस के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं? प्रेशर। तो देखिए T इज इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो सिस्टम का टोटल प्रेशर, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो सिस्टम का टोटल प्रेशर P0 था। NO2 और O2 अभी बने नहीं है तो उनका प्रेशर 0 है। तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी होगी एट द बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन द टोटल प्रेशर वॉज दिस मच। ओके, तो वो P0 होगा। आफ्टर सम टाइम T N2O5 डिकम्पोज करेगा तो मान लीजिए प्रेशर में कमी आई तो अब नया प्रेशर हो गया P0 माइनस एक्स। अब 2 मोल N2O5 अपने से डबल दैट इज 4 मोल NO2 बनाते हैं, तो x अमाउंट जो ड्रॉप होगा वो 2x NO2 जनरेट करेगा और x/2 O2 जनरेट करेगा। तो अगर आप T टाइम पे टोटल प्रेशर सिस्टम का कैलकुलेट करें तो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T कितना आ जाएगा? P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2 दैट इज P0 प्लस 3x/2। तो आपका जो PT है टोटल प्रेशर, तो आपको क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा कि आफ्टर मे बी 30 मिनट्स और 15 मिनट्स द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम वाज फाउंड टू बी दिस मच। तो वो PT दी आपको दिया गया है, तो ये P0 प्लस 3x/2 है, यहाँ से x आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जब आप फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखते हैं आप K की, तो K की इक्वेशन आती है 2.303 अपॉन T लॉग C0/CT। तो टाइम आपको दिया होगा कि 30 मिनट्स के बाद प्रेशर इतना चेंज हुआ है। ठीक है, आपको C0/CT में क्या करना है? C0 क्या है? रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उसको आप रिएक्टेंट के इनिशियल प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हो, तो C0 की जगह P0 लिख सकते हो। CT क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। ओके, तो ये P0 माइनस एक्स आ जाएगा और x जो आपने कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ PT एंड P0 ये आप लिख देंगे। तो अब ये जो आपके पास C0/CT प्रेशर की टर्म्स में आ गया, तो इनिशियल प्रेशर P0 भी आपको क्वेश्चन में दिया गया था, फाइनल प्रेशर PT भी आपको दिया गया था, तो इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे एंड यू कैन सॉल्व इट जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जैसे ही ये स्टोक्योमेट्री चेंज होगी ये x 2x x/2 ये भी चेंज हो जाएंगे, तो हर बार आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर के केस में आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ध्यान रखें कि C0/CT में सिर्फ रिएक्टेंट की ही टर्म्स लेनी है, प्रोडक्ट की टर्म्स नहीं लेनी है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें वॉल्यूम का, सपोज आपको दिया गया कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो यहां जनरेट हो रहा है उसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट टाइम के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम के बाद, तब कितनी O2 कलेक्ट की गई टोटल, वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना रिएक्टेंट स्टार्टिंग में लिया गया था, क्योंकि जितना आप N2O5 स्टार्टिंग में लोगे उतना ही ज्यादा वो O2 बनाएगा।
तो जब N2O5 कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, तब जो O2 बनेगा टोटल वो उसी पे डिपेंड करेगा कि N2O5 कितना था। तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ O2 गैस मेजर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मोल ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड। तो इफ V इंफिनिटी आपको दिया रहेगा कि एट इन्फानाइट टाइम और आफ्टर इन्फानाइट टाइम और लॉन्ग टाइम द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड वॉज दिस मच ऑफ लीटर्स, तो वो है V इंफिनिटी कि इन्फिनिटी पे कितना O2 कलेक्ट हुआ, तो उसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 एट इन्फानाइट टाइम। और दूसरा रहेगा कि आफ्टर 30 मिनट्स या 45 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड वॉज दिस मच, तो वो हो गया VT। ठीक है, अब देखिए जो N2O5 की इनिशियल कंसेंट्रेशन थी वो V इंफिनिटी के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि इनिशियली जितना ज़्यादा रिएक्टेंट रखोगे उतना ही ज़्यादा O2 फाइनली मिलेगा। सेकेंडली आफ्टर टाइम T, अब T टाइम के बाद कितना O2 बना, देखिए T टाइम के बाद कितना O2 बना ये किस पे डिपेंड कर रहा है, X पे, और X क्या है, कितना अमाउंट N2O5 का कम हुआ है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि N2O5 की कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम T कितनी होगी, दैट विल बी V इंफिनिटी, जो किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसेंट्रेशन C0 के प्रोपोर्शनल, तो V इंफिनिटी को आप C0 मान लें। और VT किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ O2 आफ्टर टाइम T किसके प्रोपोर्शनल है, X के, X क्या है, जो अमाउंट कम हो रहा है। ठीक है, तो VT किसके प्रोपोर्शन है, X के, तो बेसिकली C0 माइनस X को ही हम V इंफिनिटी माइनस VT यूज कर सकते हैं। और C0 माइनस X बेसिकली क्या होता है, CT, तो C0 बाई CT की जगह आप क्या लिखेंगे, V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। तो ये भी ध्यान रखना कि जब आपको वॉल्यूम की टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया है तो V इंफिनिटी और VT को इस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखिए तो पैरेलल रिएक्शंस, तो इसकी हम ज़्यादा डिटेल इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं। जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हो तो हम पढ़ते हैं कि जैसे बेंजीन के रिएक्शंस में एक आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया और एक पैरा प्रोडक्ट बन गया और एक थोड़ा सा मेटा भी बन गया, तो ये 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सपोज, तो तीनों प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई एक रिएक्शन जहाँ पर एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल रिएक्शन। तो यहाँ पर A आपने लिया था जिसके T=0 पे A मोल थे, आफ्टर सम टाइम उसके X मोल कम हो गए और B के Y मोल बने हैं और C के Z मोल बने हैं। ठीक है, अब B को बनाने का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, C के बनने का रेट कांस्टेंट K2 है, तो मतलब दोनों के रेट कांस्टेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट रेट को डिफाइन करता, हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो मतलब अगर B के लिए K1 की वैल्यू ज़्यादा है K2 से तो मतलब B के बनने की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो इसको अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहें, सपोज इफ K1 इज ग्रेटर देन K2 तो B फास्ट बनेगा, तो A तो डिक्रीज इस तरह से होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम मान रहे हैं। ठीक है, और B ज़्यादा फास्ट बनेगा, C थोड़ा कम फास्ट बनेगा। तो ये C की कंसंट्रेशन का ग्रोथ है, ये B का ग्रोथ है और ये A का ग्रोथ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब X कंज्यूम हुआ तो ये थोड़ा Y में गया और थोड़ा ये Z में गया, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A दैट इज dx/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। तो ये आपका इक्वेशन आएगी और फाइनली जो आपके पास फॉर्मूला आता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू K1 बाय K2, कि कितना B बनेगा या कितना C बनेगा वो डायरेक्टली उनके रेट कांस्टेंट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको पूछा गया कि 30 मिनट्स के बाद कितना B और C की रेशियो क्या होगी, तो डायरेक्टली उनके K1 बाय K2 की रेशियो होगी, वही उनकी कंसंट्रेशंस की भी रेशियो होगी। ओके, सो दैट इज वेरी सिंपल। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पे अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज ओनली आस्क्ड इन जेई एडवांस्ड लेवल। ठीक है, जेई मेंस के लिए या पीएमटी के लिए आपको इसकी भी ज़रूरत शायद ही पड़े। देखिए नेक्स्ट इज द अपोजिंग रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन जिनको हम बोलते हैं। ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, तो देखिए ए के फॉरवर्ड जाने का रेट K1 है और B से वापस A पे आने का रेट K2 है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि सपोज आप 4 कदम आगे चलते हैं और 2 कदम पीछे चलते हैं, तो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 स्टेप्स, 2 कदम आप आगे चले। ठीक है, तो वैसे ही अगर B सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन से B के 10 पार्टिकल बनते हैं और बैकवर्ड में 6 वापस चले जाते हैं, तो B बना कितना,
10 - 6 सिर्फ 4 ही तो बना, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, जो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट है। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, जो बैकवर्ड का रिएक्टेंट है। तो स्टार्टिंग में आपने ये ए लिया था, ये 0 था, आफ्टर सम टाइम ये a माइनस एक्स हो गया, ये x आ गया। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा k1 इंटू ए माइनस एक्स, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा k2 इंटू एक्स। और नेट रेट कितना होगा, फॉरवर्ड चले आप 10 कदम, पीछे आए आप 6 कदम, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, दैट इज द नेट रेट। और इक्विलिब्रियम आने पे ये नेट रेट को हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डेरिवेशन की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपोजिंग रिएक्शन में जो नेट रेट लिखा जाता है दैट इज k1 इंटू ए माइनस एक्स माइनस k2 इंटू एक्स। बस ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। थर्ड इज द कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। ये एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शंस है। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि ए बी बना रहा है, बी आगे सी बना रहा है, और दोनों स्टेजेस आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। k1 और k2 उनके रेट कांस्टेंट्स हैं। अब इसमें यह आपको ध्यान रखना है कि सपोज बी बन रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, हर सेकंड में बी के 10 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। और बी के कंज्यूम होने का रेट क्या है, 5 मॉलिक्यूल। तो 10 बन रहे हैं, 5 आगे चले जा रहे हैं सी बनाने में, ठीक है। तो मतलब हुआ कि फिर भी हर सेकंड 5 तो बन रहे हैं ना, तो धीरे धीरे बी की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, ठीक है। और एक सेकंड में बी से सी कितने जा रहे हैं, 5, तो सी की कंसंट्रेशन भी उसी स्पीड से बढ़ेगी। बट ये मान लीजिए कि जिस स्पीड पे बी बन रहा है उससे ज़्यादा स्पीड पे बी कंज्यूम हो रहा है, तो बी की कंसंट्रेशन तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा बनता है और एकदम से सी में चला जाता है, ठीक है। तो बी किस स्पीड से बन रहा है वो k1 बताएगा, और बी किस स्पीड से कंज्यूम हो रहा है वो k2 बताएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 ग्राफ हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है, k1 इज 5 टाइम्स k2, मतलब k1 बड़ा है, तो b के बनने की स्पीड ज़्यादा है, c के बनने की स्पीड उससे कम है। तो देखिए a की कंसंट्रेशन तो यूनिफॉर्मली कम होती जाएगी, b की कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगी, देखिए काफ़ी बढ़ी, क्योंकि b के बनने का रेट ज़्यादा था तो काफ़ी बढ़ी। फिर एक टाइम आएगा जब उसमें एक सैचुरेशन आ जाएगी, क्योंकि a तो ऑलमोस्ट, देखिए जिस पॉइंट पे b अपनी पीक पे है उस टाइम a बहुत कम हो गया है। अब जब a ही कम हो गया है तो जिससे b बन रहा था वही जब ख़त्म हो रहा है तो b का बनना अब कम होता जाएगा। तो अब पीक के बाद अब b सिर्फ डिकम्पोज होगा, क्योंकि a तो ख़त्म हो गया, अब b सिर्फ c में कन्वर्ट होगा। तो अब देखिए जब b पीक पे था उस टाइम c की कंसंट्रेशन अभी काफ़ी बढ़ रही है, अब b कम होता जाएगा और c की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और c पीक पे आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है फर्स्ट केस। दूसरा केस देखिए यहाँ पर सॉलिड लाइंस में k2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स k1। अब k2 ज़्यादा बड़ा है, मतलब b के कंज्यूम होने की स्पीड ज़्यादा है, तो b जस्ट बन रहा है जिस स्पीड से उससे 5 गुना स्पीड से वो कंज्यूम हो रहा है, तो b तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बनता है और एकदम से c में चला जाता है, ठीक है। तो a की कंसंट्रेशन कम हो रही है, b की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ती है और उसके बाद वो c में चला जाता है, इसलिए c की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग से ही बहुत स्टीप है, तो c बहुत बढ़ रहा है और b थोड़ा सा बढ़ा और डाउन आ गया। सेकेंड टाइम्स k2 इज 50 टाइम्स k1, मतलब b के कंज्यूम होने का रेट 50 गुना है उसके बनने से। तो ये डैश लाइंस में शो किया गया। तो देखिए डैश लाइन में b थोड़ा सा बना है और फिर नीचे, मतलब b एक्यूमुलेट हो ही नहीं पाएगा, जैसे ही थोड़ा सा बनता है c में चला जाएगा, ठीक है। और c के बनने का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। तो इस तरह के ग्राफ आपको पूछे जा सकते हैं प्रॉब्लम्स में, ओके। तो ये आपको बस ग्राफ इसका समझना है। और देखिए नेक्स्ट आते हैं हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन के टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे k बढ़ता है और k के जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो आर्हीनियस इक्वेशन में रिप्रेजेंट की जाती है, k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ पर a आपका आता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो है उससे पहले जो फैक्टर आ रहा है दैट इज कॉल्ड आर्हीनियस कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि k का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसी रहेगी, इंक्रीजिंग। E इज एक्टिवेशन एनर्जी, k रेट कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो आपने पढ़ा है कि कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है, और एंजाइम भी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए
यहाँ पर हम रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं और हम प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन विदाउट एंजाइम, या उसको आप विदाउट कैटलिस्ट मान सकते हैं। तो विदाउट कैटलिस्ट में क्या था, रिएक्टेंट को इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। तो ये जो एनर्जी का गैप है रिएक्टेंट के बेस लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक, इसको क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कि उसको कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी चढ़ाई वो चढ़ेगा, उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब एंजाइम डालने पे या कैटलिस्ट डालने पे क्या हुआ, एक अल्टरनेट पाथ आ गया। याद ये रखना है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं करते। कैटलिस्ट एक आपको शॉर्टकट दे देता है, लॉन्ग रूट को छोटा नहीं कर रहा है, वो आपको एक दूसरा रूट दे दे रहा है जिससे आप जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये एनसीईआरटी में भी थोड़ा इसमें क्लैरिटी नहीं है, उन्होंने जो स्पेसिफाई किया है कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर पाथ, बट इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब ये आपको नया पाथ मिल गया ब्लू लाइन के साथ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कम है, तो इसको कवर करना ईजी है, फास्ट है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो ये होता है कैटलिस्ट डालने से या एंजाइम डालने से। ठीक है, टोटल आपके प्रोडक्ट की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो डेल्टा एच है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा किस स्पीड से रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। अब देखिए, इसको अगर हम इफेक्टिव कोलिजन की बात करें कि कितने, अगर 1,00,000 कोलिजन एट अ टाइम हो रहे हैं तो हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। जब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोलिजन आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो जो कोलिजन प्रोडक्ट देता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो अगर 1,00,000 कोलिजन हो रहे हैं तो मान लीजिए उसमें से 1,000 सिर्फ इफेक्टिव होंगे या उससे भी कम। ठीक है, तो इफेक्टिव होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों कुछ कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। देखिए, पहली चीज़, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। कि मान लीजिए प्रोडक्ट बनाने के लिए 50 अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 50 है। जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं रिएक्टेंट के, तो हो सकता है वो 50 की एनर्जी जनरेट ना कर पाए। ठीक है, वहाँ पर 50 की एनर्जी इन्वॉल्व ना हो, 50 से कम हो, तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी। सेकेंड केस, तो मान लेते हैं कि 1,00,000 में से 10,000 मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन थे, 10,000 कोलिजन थे जिनके पास एनर्जी थी सफिशिएंट, पर प्रॉब्लम क्या थी, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन दी है NO2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स यू NO प्लस CO2। यहाँ पर अब आप देखें तो हो क्या रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में से एक ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ये तभी जाएगा, कैसे जाएगा, जब ये कार्बन के साथ अटैच होगा, मतलब इस CO को इसके साथ अटैक करना है, इस पर कोलाइड करना है। अब अगर कार्बन जाके नाइट्रोजन से भिड़ जाए, नाइट्रोजन से कोलाइड कर ले, तो कार्बन को तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाना है, तो वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ओरिएंटेशन गलत है। तो कार्बन को कोलाइड करना है सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। जब ये इस ऑक्सीजन के साथ कोलाइड करेगा तभी उसको तोड़ के अपने साथ लगा लेगा और तभी CO2 बनेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कोलाइड कर जाए तो क्या होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कोलाइड कर जाए तब भी कुछ नहीं होगा। कार्बन नाइट्रोजन से कोलाइड कर जाए तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी ओरिएंटेशंस पॉसिबल होती हैं, बट उनमें से एक ही ओरिएंटेशन ऐसी होगी जो प्रॉपर होगी, तो वो होनी चाहिए, एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके कोई कोलिजन इफेक्टिव होता है। तो कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहली बात, कितने कोलिजन हुए। अब अगर 1,00,000 हुए तो उसमें से मान लो 1,000 इफेक्टिव थे, अगर 2,00,000 होंगे तो 2,000 इफेक्टिव हो जाएंगे। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सेकेंड, एनर्जी फैक्टर, उन कोलिजन में से, अब 1,00,000 हुए, 1,00,000 में से मान लीजिए 1% के पास या 10% के पास क्या थी, सफिशिएंट एनर्जी, तो एनर्जी फैक्टर कितना होता है, e⁻⁸ मतलब इतनी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, तो 10%, तो ये हुए 100% आपके कोलिजन। इसमें से 10% के पास थी एनर्जी सफिशिएंट, तो 10% ही नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। उनमें से मान लीजिए 5% के पास या 1% के पास ही प्रॉपर
ओरिएंटेशन है तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो इन तीनों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तब आपको मिलेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन और वो देगा आपको रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आ जाएगा P इंटू जेड इंटू ई रेज टू माइनस ई बाई आर टी। और जब आप किसी भी रेट की इक्वेशन में लिखते हैं कि ए रेज टू बी या एक्स और वाई, अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, आप यूनिट कंसंट्रेशन ले लीजिए रिएक्टेंट्स की, तो ये फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो रेट जो है वही के होगा। तो के को लिखेंगे पी जेड इंटू ई रेज टू आर माइनस ई ए बाई आर टी। और ये पी इंटू जेड ही ए होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या अर्हेनियस फैक्टर। ओके, तो आई थिंक दैट इज क्लियर। अब अगर आप इस इक्वेशन को k इज इक्वल टू ए ई रेज टू आर माइनस ई ए बाई आर टी का लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर इंटू 1 बाई टी प्लस लॉग नेचुरल लॉग a। इसको आप कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप आ जाएगी माइनस ई ए बाई आर। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ आ गया उसका। ठीक है, नेचुरल लॉग k को आप 1/t के साथ प्लॉट कर रहे हैं, तो x आ जाएगा आपका 1/t और y इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका नेचुरल लॉग a। सेकेंडली, k का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसी है? जनरली बहुत बच्चे इसको किस तरह से सोचते हैं कि k बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते जब टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा भी अगर हो जाता है, सपोज टेम्परेचर गोज टू इन्फिनिटी, तो ई ए बाई आर टी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ई रेज पावर 0 1, तो k इज इक्वल टू a। ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं ऐसा कि k बढ़ेगा और फाइनली किसी पॉइंट पे जाके a के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये IIT में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है आपको कि k का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है वो इस तरह से है। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सेकेंडली, अगर आप दो डिफरेंट टेम्परेचर पे k को कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए T1 टेम्परेचर पे k1 होगा, T2 टेम्परेचर पे k2 होगा। ओके, तो नेचुरल लॉग k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। और अगर आप लॉग बेस 10 लेते हैं तो आ जाएगा EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। सो ये इक्वेशन आपकी यूज होगी जब आपके पास दिया गया है कि T1 पे K1 है, तो बताओ T2 पे K2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। देखिए इस तरह का ग्राफ आपने गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ इन दिस केस T1 पे ग्राफ जो है काइनेटिक एनर्जी का, ये है नंबर ऑफ कोलिजन्स विद पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। तो T1 पे कुछ ग्राफ इस तरह का है और T2 पे ग्राफ डाउनवर्ड और राइटवर्ड मूव कर रहा है। तो याद आया आपको कुछ वहाँ से गैसेस स्टेट से कि T2 इज ग्रेटर देन T1। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ग्राफ डाउन और राइटवर्ड जाता है, पीक शिफ्ट्स डाउन एंड राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी, सपोज एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे है, ये जो वैल्यू है दिस इज अवर एक्टिवेशन एनर्जी। तो T1 पे अगर T1 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट के आगे कितना एरिया है, ये जो एरिया है दिस गिव्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ कोलिजन, क्योंकि यहां पर हम कोलिजन्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतने कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रखते हैं तो यही इफेक्टिव कोलिजन हो सकते हैं। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इतना एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी तो आपकी वही रही, बट अब उस एक्टिवेशन एनर्जी से आगे एनर्जी रखने वाले जो कोलिजन है वो एक नया एरिया आपके पास ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दिस इज द extra number of collisions that now possess energy greater than activation energy। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी वो बढ़ गए, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये ग्राफ। एंड द लास्ट टॉपिक इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो कि 10 डिग्री से डिफरेंट करना चाहिए। जैसे आपने 10 डिग्री सेल्सियस पे k को कैलकुलेट किया तो k10 आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट किया तो k20 आ गया। ठीक है, अब इनकी रेशियो लेनी है, पर रेशियो लेनी है आपको k20 बाई k10 की।
मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स एट टू टेम्परेचर्स विच डिफर बाय 10 केल्विन। तो के टी प्लस 10 डिवाइड बाई के टी, और इसका अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इज इट एक्सपोनेंशियल, दैट इज ई रेज टू पावर 10 इंटू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई आर टी इंटू टी प्लस 10। तो जनरली कहा जाता है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 के बीच में होती है। मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे के ऑलमोस्ट डबल हो जाता है या रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। पर ये हमेशा नहीं होता, ये तभी होता है इफ योर एक्टिवेशन एनर्जी इज अराउंड 50 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तब आपका रेट ऑलमोस्ट डबल होगा बाय 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, so that was a brief recap of this chapter. I hope I have covered all the important points and small tips. Okay, so if you like this video, if you find it useful, you can always share it with your friends or with your classmates. Okay, so thank you. Have a nice day.